हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए उनकी टेक्स्ट बुक से चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। राइटर खुशवंत सिंह ने बड़ी ही खूबसूरत तरीके से द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इस स्टोरी से हमें जॉइंट फैमिली में ह्यूमन रिलेशनशिप के समय के साथ बदलते संबंधों को बताया है। उन्होंने हमें इसमें वर्णन किया है कि किस प्रकार ग्रैंड पेरेंट्स अपना पूरा जीवन, अपने जीवन का पूरा समय, ध्यान, प्रेम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन पर लुटा देते हैं। इस खूबसूरत कहानी के जरिए राइटर ने मानवीय संबंधों की गहराई को छुआ है कि समय के साथ साथ कैसे फीलिंग्स एक दूसरे के सामने शेयर कर पाना भी ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच मुश्किल होता चला जाता है। इस कहानी के जरिए लेखक ने हमें बताया है कि कैसे उन्होंने अपना समय अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताया और समय ने उनके बीच दूरियां डालना शुरू कर दिया और अंत क्या हुआ। So let's start the summary of the story. इस कहानी के जरिए लेखक हमें बताते हैं कि उन्होंने अपना प्रारंभिक समय, अपना बचपन अपनी दादी के साथ बिताया गांव में। वो दादी के साथ बिताए अपने समय को याद करते हुए कहते हैं कि दादी उनकी हमेशा से उन्हें उतनी ही बूढ़ी नजर आई जैसी वो देखते आए हैं। दादी के बारे में वो कहते हैं कि वो एक शॉर्ट, फैटी और झुके हुए शरीर वाली औरत, जिनके सिर पर सिर्फ और सिर्फ सफेद बाल और चेहरे पर झुर्रियां, एक हाथ अपने कमर पे रखे अपनी सफेद उंगलियों से यहां वहां काम करती हुई और हमेशा माला जपती हुई अपनी दादी को उन्होंने चित्रित किया। अपनी दादी की खूबसूरती का वर्णन करते उन्होंने कहा है कि उनको देखकर उन्हें सर्दियों के समय में खूबसूरत पहाड़ी प्रकृति का चित्र का आभास होता है, जहां पहाड़ पर बर्फ गिरी रहती है, ठंडी हवाएं चलती है। ऐसे ही दादी इस बुढ़ापे में सिर्फ उन ठंडी हवाओं की तरह और उनके सफेद बाल उस बर्फ की तरह। खुशवंत सिंह ने इस दौरान अपने दादाजी को भी याद किया, जिन्हें देखकर उन्हें लगता था कि जिस लुक में उनकी तस्वीर उन्होंने अपने वहां दीवार पर टंगी देखी, उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि इनके एक पत्नी होगी, एक बच्चा होगा। ऐसे लगता था इनके तो लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, सीने तक आती उस दाढ़ी के बीच उस तस्वीर में। उसके बाद वो अपने दादी के साथ बिताए समय को और रिकॉल करते हैं और कहते हैं कि जब वो अपनी दादी के साथ में गांव में रहते थे तो उस दौरान दादी पूरा ख्याल रखती थी उनका। वो उन्हें सुबह जल्दी उठाती, स्कूल जाने के लिए उनके लिए उनकी वुडन स्लेट तैयार करती, उनका ब्रेकफास्ट तैयार करती, जो अक्सर उन मोटी रोटियों से बना होता था जो रात को बच जाती थी, स्टेल चपातीस, जिसके ऊपर चीनी वगैरह डाल के गर्म करके उनके लिए तैयार कर देती। फिर उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए वो साथ जाती। क्योंकि स्कूल के बिल्कुल बराबर में मंदिर था, जहां वो जब तक स्कूल चलता वहां बैठकर वो अपना लेसन करती, अपना पाठ पढ़ती। और जब छुट्टी होने पर दोनों दादी पोते लौटते घर तो रास्ते में उनके पीछे गांव के कुत्ते दौड़ते चलते थे, जिन्हें दादी रोटी अपने साथ जो वो लेकर गई थी छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालती, जिसके लिए वो कुत्ते अक्सर झगड़ते चलते थे। लेकिन ये समय चक्र बदला। दादी और पोते के बीच का ये रिलेशन एक टर्निंग पॉइंट पे आ गया जब वो शहर में रहने के लिए चले गए। उन्हें बुला लिया गया टू लिव इन द सिटी।
शहर में रहने के लिए, जहां उनके माता पिता, लेखक के माता पिता सेटल हो चुके थे। एक्चुअली वह गांव में दादी के साथ पोते को छोड़ के इसीलिए गए थे कि जब तक वो शहर में सेटल नहीं हो जाता, दादी और पोते यहीं गांव में ही रह जाएंगे। अब वो वहां शहर में सेटल हो गए तो उन्होंने इन्हें बुला लिया। शहर में पहुंचते ही अब ऑथर को शहर की स्कूल में एडमिशन करा दिया। अब वह स्कूल जाने के लिए दादी का साथ नहीं लेते, बल्कि स्कूल बस से जाते, जहां उन्हें आज के दौर के नए नए नियम सिखाए जाते, जहां धर्म, ईश्वर इनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता, जिसमें दादी शेयर करती थी। अब वो सीखते नए नए नियम, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिनके बारे में जब वो दादी से शेयर करते तो दादी कुछ नहीं समझ पाती। इवन जब लेखक ने दादी को ये बताया कि अब उनके स्कूल में म्यूजिक लेसन्स भी दिए जाएंगे, तो दादी ने कहा कुछ नहीं, नाराजगी जताई। लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब ये था कि उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनको लगता था स्कूल में जो म्यूजिक सिखाया जाएगा वह इतना धार्मिक, इतना आत्मीय तो होता ही नहीं। वो तो जिसे पेट भरने के लिए जो सड़क पर कोई गा लेता है उसकी तरह मानती है उसे, कि बस अपने स्कूल का कमाई का सोर्स पूरा करेंगे वो। लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी सब कुछ बता रही थी कि दादी खुश नहीं थी। अब समय और आगे बदला, लेखक और बड़े हो गए। लेखक अब अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए। इस दौरान उन्हें उनका सेपरेट रूम मिल गया। अब तक कभी कभार शहर में वो दादी के साथ रूम शेयर कर लेते थे, लेकिन अब तो रूम भी सेपरेट। उनके बीच का ये एक सामान्य संबंध भी ऐसे लगा टूट सा गया। अब दादी और पोते के बीच मुश्किल से कोई बात हो पाती थी। दादी अपना सारा समय अब बस चेयर पर बैठी हुई बिताती, जा कभी माला जप लेती और कभी वहां आंगन में आई चिड़ियाओं को दाना डालकर समय बिता लेती। अब दादी के लिए यही सबसे अच्छा खुशनुमा समय था, चिड़ियाओं को दाना डालना। जहां गांव में वो कुत्तों को रोटी डालती थी, यहाँ चिड़ियाओं को दाना डालना उनके लिए सुकून भरा था। अब समय और बदला और लेखक को अपने आगे के अध्ययन के लिए जाना पड़ा अब्रोड, विदेश। विदेश जाने का ख्याल आते ही ऐसे लगता था कि दादी पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। डिस्टर्ब तो लेखक हुआ। वो नहीं चाहते थे दादी को इतने समय के लिए छोड़ के जाना, लेकिन दादी डिस्टर्ब नहीं हुई। दादी एक मजबूत अनुभवी औरत थी। उन्हें पता था कि उनकी कमजोर भावनाएं यहाँ पर अपने पोते के प्रति, उनकी जो अपने पास रखने की इच्छाएं हैं, वो उनके पोते के राह में अड़चन बनेगी। तो उन्होंने अपने चेहरे पर जरा भी चिंता की रेखा नहीं आने दी, बल्कि वो तो उसे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गई, जहां से वो अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाएगा। उस उम्र में देखकर दादी को, लेखक को लगता ही नहीं था कि 5 साल के लिए वो बाहर जा रहा था और 5 साल बाद जब वो लौटेगा तो दादी को किस हालात में देखेगा। लेकिन समय ने कुछ और ही रंग दिखाया। जब 5 साल बाद वो पढ़ के लौटा तो दादी उसे वहीं उसी रूप में मिली, रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने के लिए। दादी पोते गले मिले, दादी बहुत खुश, और जब वो घर आई तो अपने आसपास की औरतों को घर बुला लाई, क्योंकि आज 5 साल बाद उनका पोता लौटा था। तो सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने आसपास की औरतों को बुलाया और उनके साथ बैठकर ड्रम बजाया, गीत गाए, मानो जैसे कोई योद्धा रण जीत के लौटा हो। इस तरह वो खुशियां मना रही थी। दादी को इस तरह उत्साहित देखकर परिवार वाले दुखी थे। किसी तरह वो दादी को रोकना चाहते थे कि इस उम्र में दादी के लिए इस तरीके से गाना बजाना ठीक नहीं, लेकिन वो नहीं रुकी और जो होना था वही हुआ। अगली सुबह दादी बीमार पड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने हालांकि दादी को चेक करते ही कहा कि हल्का बुखार है, चला जाएगा, लेकिन दादी तो कुछ और ही सोच रही थी। उनको लगता था कि उनका अंतिम समय अब नजदीक आ चुका था। वो अंतिम बार बिना समय व्यर्थ किए
अपनी माला जपना चाहती थी, अपनी प्रार्थना करना चाहती थी। घर वालों ने सबने रोका कि दादी हम आपके लिए कर देते हैं ये सब कुछ, लेकिन दादी नहीं मानी। वो अपनी माला जपती हुई, अपने अंतिम सांसें लेती हुई बस भक्ति में लीन। माला जपते जपते पता ही नहीं चला कब उनकी जीवन रहित अंगुलियों से माला छूट के गिर गई। उनके चेहरे पर एक शांत वातावरण सा छा गया और सभी को एहसास हो गया। लेखक कहते हैं कि हम जान चुके थे कि वो अब नहीं रही, वो ये संसार छोड़ के चली गई। फिर कुछ समय तक मातम मना लेने के बाद, मॉर्निंग के बाद, रोने धोने के बाद घर के बड़े लोग सब अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गए। और उसके बाद एक हृदय को छू लेने वाला एक दृश्य और सामने आया। जिन चिड़ियाओं को दादी रोजाना दाना डाला करती थी, दादी के मरने पर वो भी उस मातम में शामिल होने के लिए आ गई। हजारों की तादाद में वहां पर चिड़ियाएं इकट्ठी हो गई उस वरामदे में जहां पर दादी उन्हें दाना डालती थी। उस जगह जहां दादी ने अंतिम सांस ली वहां बैठ गई, जहां दादी को उठाकर नीचे फर्श पर लेटाया गया और उन्हें लाल कपड़े से ढका गया। वहां हर जगह चिड़ियाओं ने डेरा डाल लिया, मानो वो भी शोक में डूबी हुई हो। गम की मारी ये चिड़ियाएं भी अपनी एक प्रिय सदस्य के जाने पर शोक प्रकट करने के लिए आई, दुख प्रकट करने के लिए। अंत में जब समय आया दादी को ले जाने का, वहां से चकित कर देने वाला यह दृश्य कि हजारों की तादाद में इकट्ठी चिड़ियाएं बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रही थी। जैसे दादी को वहां से ले जाया गया, वो सभी चिड़ियाएं चुपचाप वहां से उड़ के चली गई थी। इस दौरान हालांकि दादी का लगाव उन चिड़ियाओं में जो था वो स्पष्ट हो रहा था जब चिड़ियाएं वहां थी तो लेखक की माताजी ने उन चिड़ियाओं को दादी की अंतिम इच्छा और पूरी करते हुए छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें रोटी के टुकड़े डाले जैसे दादी तोड़ती थी। लेकिन चिड़ियाओं ने, वो इतने गम में डूबी थी कि वो नहीं खाया, एक भी दाना नहीं चुगा। अगली सुबह उस दाने को उठाकर स्वीपर ने डस्टबिन में ही डाला और इस प्रकार ये कहानी समाप्त हुई। खूबसूरत रिश्ता कैसे नया मोड़ लेते हुए अंतिम रूप ले लेता है और मनुष्य में ही नहीं अपितु पशु पक्षियों में भी कितना लगाव पैदा कर देता है, इस बात को बड़ी ही खूबसूरत तरीके से यहाँ लेखक ने हमें समझाया है। Hope you have understood well, students. So that's all for today's class. Thank you.